हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मॉडर्न हिस्ट्री जो हर एग्ज़ाम का बेस है, उस टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। किन कारणों ने औपनिवेशिक शक्तियों को भारत की ओर आकर्षित किया। यूरोप में पुनर्जागरण के फलस्वरूप भूगोलिक खोजों का आरंभ हुआ, जिससे उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। पूर्व की बेशुमार धन संपदा ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। ईसाई मत का प्रचार प्रसार करना भी एक निहित कारण था। इस प्रकार व्यापार और साम्राज्य विस्तार यूरोपीय कंपनियों के भारत आने के मुख्य उद्देश्य थे। जो भारत की जो विदेशी कंपनियां आई थी, वो बेसिकली उनका फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या वो एम लेके आई थी कि हम किस लिए भारत में जा रहे हैं। तो उनका यही उद्देश्य था भी पुनर्जागरण के फलस्वरूप भूगोलिक खोजों का आरंभ, जिसमें उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। बेशुमार धन संपदा ने आकर्षित किया। ईसाई मत का प्रचार प्रसार करना भी कारण था। इस प्रकार व्यापार और साम्राज्य विस्तार यूरोपीय कंपनियों के भारत आने के मुख्य उद्देश्य थे। भारत यूरोप संपर्क कैसे हुआ। यूरोप से भारत का संपर्क प्राचीन काल से ही था, जिसके प्रमाण हम निम्न बिंदुओं के तहत देख सकते हैं। सिकंदर का हमला हुआ था। चंद्रगुप्त बिंदुसार के राजदूत और इनके समय आए यूरोपीय राजदूत जैसे मैगस्थनीज, डायमेकस आदि। अशोक के अभिलेखों में ग्रीक राजा को उनका मित्र बताया गया है। मौर्योत्तर काल में ग्रीक हमला। ग्रीक इतिहासकार प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका और पेरिपल्स ऑफ द एरिथेन सी से रोमन व्यापार की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये प्राचीन काल से संबंधित जो बेसिक थे, उसमें भी ये बताया गया है कि यूरोप से जो भारत का जो संबंध था वो काफ़ी पहले से भी था। वास्को डी गामा की भारत की खोज। वास्को डी गामा ने अटलांटिक से होते हुए केप ऑफ गुड होप को पार कर हिंद महासागर के रास्ते से भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज की थी। इसी को वास्को डी गामा की भारत की खोज की संज्ञा दी गई। पूछ सकते हैं कि कौन अटलांटिक से होते हुए कहाँ से कौन से रास्ते को पार करके आए थे। तो केप ऑफ गुड होप को पार कर हिंद महासागर से। इस खोज का मुख्य कारण यह था कि जो पहले रास्ता भारत के लिए उपयोग में लिया जाता था, उस पर अब तुर्कों का अधिकार हो गया था, जो कि अब सुरक्षित नहीं रह गया था। और जो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम है, ये तो बेसिकली लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। तो इस तरह ये अलग अलग टाइम पीरियड इनका था। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। भारत में पुर्तगालियों का आगमन 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियास नामक पुर्तगाली यात्री अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया, जिसे केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। 1494 ईस्वी में टोर्डेसियास की संधि से स्पेन और पुर्तगाल का बंटवारा हो जाता है। 1498 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत में कालीकट तट पर पहुंचते हैं। इनकी सहायता एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीक ने की थी। तो एक अब्दुल मनीक नाम के व्यापारी थे जिन्होंने वास्को डी गामा की मदद की थी। कालीकट पहुंचने पर वहाँ के हिंदू शासक जयमोरिन भी पूछ लेते हैं कि उस टाइम जब कालीकट पहुंचे थे वास्को डी गामा, तो वहाँ का हिंदू शासक कौन था। जयमोरिन थे। वहाँ के अरब व्यापारियों ने इनका विरोध किया था। वास्को डी गामा को इस यात्रा से 60 गुना मुनाफा प्राप्त हुआ था। वास्को डी गामा के बाद दूसरे पुर्तगाली यात्री पेड्रो एल्ब्रेज कैब्राल थे, जो 1500 ईस्वी में भारत आए थे। 1501 से 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा भारत आए थे। इसके बाद पुर्तगालियों ने भारत में एक पुर्तगाली कंपनी एस्तादो द इंडिया बनाने की घोषणा की थी। पुर्तगाली कंपनी एस्तादो द इंडिया। पूछ लेते हैं कि पुर्तगालियों की भारत में कंपनी
एस्तादो द इंडिया। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई और दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित की थी। पहली फैक्ट्री कोचीन में और 1503 में और दूसरी 1505 में कन्नूर में। फिर थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। भारत में पुर्तगालियों के पहले गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे, जो 1505 से 9 ईस्वी तक भारत में रहे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई, जिसके तहत संपूर्ण हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित किया था। इसी ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत कॉर्टेज व्यवस्था को अपनाया गया, जो कि एक परमिट प्रणाली थी। अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकुर्क दूसरे पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आए थे। इन्हें भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क के समय में ही 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से गोवा को छीना गया और इसके साथ मलक्का और हरमुज पर भी अधिकार किया गया। 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा छीना गया और इसके साथ मलक्का और हरमुज पर भी अधिकार कर लिया गया। विजयनगर के जो थे दक्षिण में, कृष्णदेवराय ने भी इनके लिए अनुमति दे दी थी। इसके पीछे कारण यह था कि कृष्णदेवराय पुर्तगालियों को नाराज करता तो उसका समुद्री व्यापार विशेषकर घोड़ों का आयात बाधित हो जाता। अल्बुकर्क ने भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति शुरुआत की। इन्हीं के समय में सती प्रथा पर भी रोक लगाई गई थी। नीनो डी कुन्हा। इसके बाद नीनो डी कुन्हा तीसरे पुर्तगाली गवर्नर बने। इनके समय में गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया गया, जो कि पहले कोचीन थी। नीनो डी कुन्हा के समय जो कि पुर्तगाली गवर्नर बने थे, गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया गया, पहले कोचीन में थी। इसके समय में ही 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बसीन पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे दमन दीव आदि तक पुर्तगालियों का विस्तार होने लगा था। बसीन 1534 में बसीन पर और दमन और दीव तक भी कर दिया था कब्जा। साथ ही इन्होंने बंगाल के हुगली पर भी अधिकार कर लिया। कहा जाता है कि पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के लिए प्रयोग किया था। अल्फांसो डी सूजा। नीनो डी कुन्हा के बाद अल्फांसो डी सूजा पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। इनके समय में ही 1540 ईस्वी के दशक में प्रसिद्ध संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे। नीनो डी कुन्हा के बाद अल्फांसो डी सूजा पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। इनके समय में ही 1540 के दशक में प्रसिद्ध संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे। कालांतर में डचों ने इनके एकाधिकार को चुनौती देना शुरू किया। इसके अलावा स्थानीय शासकों ने भी इनको चुनौती दी, जैसे मुगलों ने इन्हें सहयोग देना बंद कर दिया था। 1632 ईस्वी में सांझा के गवर्नर कासिम खान ने पुर्तगालियों को हुगली से भगाया था। इसके बाद औरंगजेब ने भी इन्हें अपने काल में हुगली से भगाया था। 1739 ईस्वी में मराठों ने इनके कई क्षेत्रों जैसे सालसेट और बैसीन पर कब्जा कर लिया और इस प्रकार धीरे धीरे पुर्तगालियों का पतन होने लगा। लेकिन 1961 तक वे गोवा और दमन द्वीप पर शासन करते रहे। पुर्तगालियों के भारत में प्रमुख स्थल कौन से थे? दक्षिण भारत में थे कालीकट, कोचीन, गोवा, मुंबई, सालसेट, बैसीन, दमन द्वीप। और दक्षिणी पूर्वी से लेकर पूर्वी भारत में नागपट्टनम, पांडुचेरी, हुगली, ये इतने पुर्तगालियों के स्थल थे। व्यापार नीति। पुर्तगालियों ने व्यापार की नीति के तहत ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया, जिसका उद्देश्य व्यापार हेतु हिंद महासागर को नियंत्रित करने पर केंद्रित था। इसके तहत पुर्तगालियों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आक्रामक नीतियों को अपनाया। उन्होंने एक सुरक्षा कर वसूलने की पद्धति लागू की, जिसे कॉर्टेज पद्धति कहा गया।
कॉर्टेज पद्धति एक प्रकार की लाइसेंस पद्धति भी थी जिसके तहत किसी भी अन्य यूरोपीय कंपनियों को पुर्तगालियों के अधीनस्थ समुद्री मार्गों से गुजरने हेतु कॉर्टेज लेना पड़ता था। लाइसेंस पद्धति थी कॉर्टेज पद्धति, जो अन्य यूरोपीय कंपनियों को, जो पुर्तगालियों के अलावा जो अन्य थी, समुद्री मार्गों से उन्हें गुजरने के लिए कॉर्टेज लेना पड़ता था। इसके लिए उन्हें एक निश्चित रकम भी अदा करनी होती थी। इस प्रकार कॉर्टेज पद्धति पुर्तगालियों के लिए एक आमदनी का स्रोत भी बन गई थी। काफिला आर्मडा पद्धति, इसके तहत व्यापारिक जहाज़ों की रक्षा के लिए सैनिकों की एक टुकड़ी जहाज के साथ जाती थी। काफिला आर्मडा पद्धति, इसके तहत व्यापारिक जहाज़ों की रक्षा के लिए 9 सैनिकों की एक टुकड़ी जहाज के साथ जाती थी। सो थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही, और बताना आपको